हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एपिसोड नंबर 7 लेके आ गए, जिसमें हम लोग को ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ये टॉपिक भी आज ही पढ़ना है हम लोग। और ये एपिसोड नंबर 7 है करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इससे पहले वाला जो एपिसोड था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में पढ़े थे और उसके ऊपर एक क्वेश्चन किए थे। उसके ऊपर आपको और क्वेश्चन करना चाहिए। आज एपिसोड नंबर 7 में हम लोग पहले ये पढ़ेंगे, ये बड़ा आसान टॉपिक है। इसमें ग्राफ समझना है, ग्राफ से ये वाला समझना है, ये वाला टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, एक्चुअली यही टॉपिक है अभी ये वाला, ओम्स लॉ का लिमिटेशन। उसके बाद ये रेजिस्टेंस एंड सीरीज के ऊपर हम लोग समझने के बाद इसको क्वेश्चंस करेंगे, उसके ऊपर बोर्ड लेवल का भी करेंगे और कुछ आईआईटी में का क्वेश्चन आया उसको करेंगे। मतलब कि पूरा बोर्ड ओरिएंटेड लेक्चर है आज का। फिर जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर नीट में और जेई मेंस में, एडवांस में जो भी क्वेश्चन आया है उसको करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी पढ़ने वाले हम लोग ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। तो पहले जब तुम बात करती हो ओमिक का मतलब होता है जो ओम्स लॉ को ओबे करे, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, उसको बोल रहे हैं ओमिक। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है उसको नॉन ओमिक। ठीक है, तो पहले ओमिक के बारे लिखोगी कि जो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। अब भैया ओम्स लॉ पहले मालूम होना चाहिए ना, तब नहीं ये सोचो कि ओबे कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो अभी हम लोग रिया बताएगी ओम्स लॉ क्या होता है। जल्दी से बताओ रिया, ओम्स लॉ क्या होता है। ये तो पता है। कब प्रोपोर्शनल नहीं होगा वी और आई? जब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को बदलेंगे तो ओम्स लॉ फेल होने लगेगा। मतलब ओम्स लॉ ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये बैटरी है और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का। कितना? 5 एम्पियर। करंट 5 एम्पियर लेते हैं, कोई वेरिएबल ले लेते हैं आई। और इस बैटरी का वोल्टेज कितना है? वी। और इस वाले टर्मिनल का 0। ये हायर टर्मिनल को वी और इस वाले को 0 ले लिया। अब जितना करंट, जब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? हाई से लो। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस क्या ले रहे हैं? आर। तो जो करंट होगा वो वोल्टेज के क्या होगा? प्रोपोर्शनल। या ऐसा बोलो कि जो वोल्टेज होगा वो करंट के क्या होगा? प्रोपोर्शनल। मतलब जितना वोल्टेज उतना करंट। ये ज़्यादा सही दिख रहा है ये वाला, क्योंकि किताब में ऐसे ही लिखा रहता है, जितना वोल्टेज उतना करंट, जितना वोल्टेज उतना करंट। लेकिन अगर तुम यहाँ पर इसको हीट कर दो तो हो सकता है कि करंट में कुछ चेंजेस आ जाए, मतलब ओम्स लॉ का ओबे होना बंद हो जाए। ये बात सही तो है, लेकिन मेरे पास दुनिया में सिर्फ कंडक्टर ही नहीं ना है, मेरे पास सेमी कंडक्टर है, उसके बाद फिर इंसुलेटर का तो बात ही मत करो, एलॉय है मेरे पास, और इलेक्ट्रोलाइट है, ये सब है मेरे पास। अलग अलग चीज़ है, सिर्फ कंडक्टर ही थोड़ी होता है दुनिया में। तो ओम्स लॉ जो होता है वो कंडक्टर के लिए सही होता है, लेकिन सारे कंडक्टर के लिए नहीं। कुछ कंडक्टर्स में ओम्स लॉ फॉलो बंद भी हो, कुछ देर तक ओबे होता है फिर फेल हो जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है। सिर्फ ओम्स लॉ मतलब कंडक्टर में भी फेल होता है। देखो कंडक्टर समझती हो? कंडक्टर मतलब उसको बोलते हैं मेटल। तुम लोग को लिखवाए ना मेटल्स, मेटल्स का मतलब होता है कंडक्टर। कुछ मेटल्स ऐसा होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो कुछ देर तक करता है, मतलब जितना वोल्टेज दोगी उतना ही क्या आएगा? करंट। मतलब अगर तुम दोगी 5 वोल्ट का वोल्टेज तो कितना आएगा? 5 एम्पियर। इसको समझने का आसान तरीका एक बताते हैं। जैसे मान लो कि रमेश और प्रिया रिलेशनशिप में था। ठीक है, तो रमेश प्रिया से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है ना। इसको इसका हर बर्थडे पे इसको क्या देता था? गिफ्ट देता था। हर बर्थडे पे गिफ्ट देता था, 10 गिफ्ट देता था, एकदम कांस्टेंट 10 गिफ्ट देता था, देते रहता था। ये कब तक ऐसा किया? इसका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चला 25 साल तक। कब तक चला? 25 साल तक इसका रिलेशन बहुत जबरदस्त चला। लेकिन जैसे ही 26th ईयर आया, मतलब 26वां साल, 26th ईयर, वैसे ही रमेश थोड़ा भटक गया। रमेश अब एंजल प्रिया के चक्कर में पड़ गया। GEL होता है ना, एंजल प्रिया के चक्कर में पड़ गया। अब एंजल प्रिया के चक्कर में पड़ गया तो अब वो 10 गिफ्ट तो नहीं देगा। अब जो भाई नंबर ऑफ गिफ्ट है, हो सकता है वो 10 से कितना कर दे? 5। हाँ, लेकिन जो प्रिया जो है वो तो अभी भी रमेश से उतना ही प्यार करती है। तो जो प्रिया है वो पलट के अभी भी उसको कितना गिफ्ट देगी? 10 ही गिफ्ट देगी, मतलब जब रमेश का बर्थडे आएगा तो, क्योंकि उसको नहीं ना मालूम है। लेकिन अब ये प्रोपोर्शनल बोल सकती हो? क्यों नहीं बोल सकती हो? रिया बताएगी। क्योंकि रमेश इंगेज हो गया था, लेकिन पहले तो था ना प्रोपोर्शनल। तो इस बात को दिखाओगी कैसे, दर्शाओगी कैसे कि रमेश पहले 10 गिफ्ट देता था और प्रिया भी उसको वापस कितना गिफ्ट देती थी? 10। नहीं, रमेश पहले 10 गिफ्ट देता था ना, अब ना 5 दे रहा है, क्योंकि अब वो किसके चक्कर में है? एंजल प्रिया, इंस्टाग्राम। बोलो। हाँ,
अरे वही तो बोल रहे हैं कि रमेश इसको 10 गिफ्ट दे रहा है तो भी ये इसको 10 गिफ्ट दे रही है। मान लो रमेश बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, पहले का ये हम बता रहे हैं, रमेश जब चक्कर में नहीं था। मान लो कि रमेश बोलेगा हम 11 गिफ्ट देंगे, तो ये भी बोलेगा अरे हम भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं, हम भी कितने गिफ्ट देंगे, 11। लेकिन ये रमेश किया ऐसा, लेकिन कब तक किया, 25 साल तक। फिर जैसे जो 26वां साल आया उसमें रमेश किसी के चक्कर में पड़ गया और उसको कितना गिफ्ट देने लगा, 5। लेकिन अभी भी ये कितना गिफ्ट दे रही है उसको, 11। क्या ये प्रोपोर्शनलिटी अब रहेगा? नहीं, प्रिया किसी के चक्कर में नहीं पड़ी है, आगे मत सोचो। क्या ये प्रोपोर्शनलिटी रहेगा? नहीं रहेगा। अब ये इनवर्स हो जाएगा ना, इनवर्सली हो जाएगा। मतलब रमेश को तुम यहां लिखोगी और प्रिया को कहां लिखोगी, नीचे। मतलब रमेश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिया, ऐसा रिलेशन बनेगा। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि रमेश 26 साल तक अच्छा था, बाद में ना वो खराब हुआ, इस चीज को दिखाओगी कैसे हैं? देखो ऐसे दिखाओगी, इसको ग्राफ में दिखाओगी ना। अरे ग्राफ में दिखाओगी कि इस तरफ क्या है, टाइम, और इस तरफ क्या है, गिफ्ट जो रमेश दे रहा है। रमेश जो है वो 25 साल तक ठीक ठाक गिफ्ट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद गिफ्ट देना कम कर दिया, तो समय तो बढ़ेगा ही ना, समय तो आगे जा ही रहा है, लेकिन जो गिफ्ट वो दे रहा है वो कम कर दे रहा है ना। तो यहां पर वो कितना गिफ्ट दे रहा था, 10 लिए था ना, 10 गिफ्ट दे रहा था। अब कितना गिफ्ट दे रहा है वो, अब कितना दे रहा है, चलो 5 ले लेते हैं मान लो। तो देखो ये नीचे गया ग्राफ, अब कितना गिफ्ट दे रहा है, 5 गिफ्ट दे रहा है। टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसका जो नंबर ऑफ गिफ्ट है वो देखो कम हो गया है। ये ग्राफ समझ में आया क्या बोल रहा है? ये ग्राफ से टाइम और गिफ्ट साथ में चल रहा था, साथ में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन जाता है, स्ट्रेट लाइन जाता। लेकिन अभी यहाँ पर बताओ कितना साल हुआ होगा, 25 साल हुआ होगा। 25 साल के बाद ये 25 ईयर्स हो रहा है यहाँ पर। 25 ईयर्स कहाँ तुम देख रही हो, यहाँ देख रही हो ना। समय अभी कितना हो गया, 25 ईयर। ये जो टाइम है इसको हम ईयर में लिए हैं, तो 25 ईयर। अब ये 26 आया, फिर ये ग्राफ नीचे जाने लगा, ठीक है। नीचे जाके फिर कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मतलब कि अब उसको ये 5 गिफ्ट लगातार दे रहा है। तो ग्राफ से बहुत हेल्प हो सकता है समझने में कि अब क्या कंडीशन है। तो वैसे ही ओम्स लॉ में भी होता है, जो कंडक्टर होता है वो बहुत देर तक ओम्स लॉ को फॉलो करता है। मतलब इस टाइप का ग्राफ जाएगा, फॉलो करता है, फिर क्या करता है, फॉलो करना बंद कर देता है, फिर फॉलो ही करना बंद कर देता है। तो या तो उसका ग्राफ ऐसे ऊपर मुड़ेगा या तो ग्राफ नीचे मुड़ेगा। उल्टा भी तो हो सकता है कि रमेश पहले कम प्यार करता था उससे, पहले 11 ही गिफ्ट देता था, अब उसका प्यार बढ़ गया। तो प्यार बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा गिफ्ट देगा, मान लो 20 दे रहा है। तो इस ग्राफ को अब कैसा बनाओगी, फिर ऊपर लेके जाओगी ना। और नहीं समझी, नहीं समझ में आया? तो ग्राफ से बहुत कुछ समझ में आ सकता है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग ग्राफ से ही समझेंगे, ठीक है। ग्राफ से ही समझना है। अच्छा, अगर हम ये बोले कि रमेश जो है प्रिया से शुरुआत में जैसा 10 गिफ्ट देता था, जीवन भर मरते तक वो 10 गिफ्ट दिया, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कि देखो ऐसा ग्राफ बनेगा फिर रमेश का और उसका, कि इधर है तुम्हारा गिफ्ट और इस तरफ क्या है, टाइम। ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन, एकदम बिना मुड़े, एकदम स्ट्रेट लाइन। मतलब गिफ्ट जितना दे रहा है समय के साथ उतना ही, जितना समय हो रहा है उतना ही गिफ्ट, समय हो रहा है उतना ही गिफ्ट, स्ट्रेट लाइन एकदम, कोई भी कर्व नहीं। तो ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि ओम्स लॉ बोलता है कि हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। लेकिन बहुत सारा कंडक्टर बोलता है नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, हम कुछ देर तक जितना वोल्टेज उतना करंट देंगे, लेकिन बाद में कुछ भी हो सकता है ना कंडक्टर के साथ। अलग अलग कंडक्टर का बिहेवियर अलग अलग होता है। जैसे ये रिलेशन दिख रहा है, ये ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एकदम पूरा जीवन भर एक जैसा प्यार करते रहे। ये तो रियल लाइफ में भी पॉसिबल नहीं है। तो कंडक्टर को तो फिर भी लॉजिकल चीज है, उसमें कैसे होगा? समझ में आ रहा है मेरी बात? चलो आओ, तो इसीलिए ये टॉपिक पढ़ना है। ओमिक मतलब जो इस टाइप का ग्राफ को ओबे करेगा, और नॉन ओमिक मतलब जो टेढ़ा कुबड़ा, या तो नीचे गिरा देगा या तो ऊपर चल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ग्राफ कुछ अजीब सा दिखेगा। आओ समझते हैं इसको, मतलब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो ओमिक का डिफिनेशन अब हम लिखते हैं, ठीक है। ओमिक कंडक्टर लिखो पहले हेडिंग, ओमिक कंडक्टर। द कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि वोल्टेज और करंट क्या है, प्रोपोर्शनल। अभी तुमको टेम्परेचर ये सब के बारे में नहीं सोचना है, हाँ, लेकिन तुम टेम्परेचर चेंज की होगी, ये बताओ हमको, की होगी ना बाबू? टेम्परेचर चेंज करती हो ना, उसी से ना गड़बड़ होता है, उसी से रेजिस्टेंस में चेंज आता है, समझो। ओम्स लॉ ये बोलता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, एंड प्रोपोर्शनलिटी हटाने से क्या आता है, IR। तो तुम जब टेम्परेचर बदलती हो तो रेजिस्टिविटी बदलता है, बोलो। टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टिविटी, हाँ वही तो पढ़ रही हो यार, पिछले बार तो वही पढ़ी कि टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टिविटी बदलता है, और रेजिस्टिविटी बदलने से रेजिस्टेंस बदल जाता है मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, दोनों हो रहा था ना। तो बढ़ता कैसे बोल सकती हो, बोथ चेंजेस बोलोगी, क्या बोल रही हो बोलो? हाँ, तब ठीक है, हाँ तब ठीक है। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है तब एकदम पक्का बोलोगी रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम ये बोले कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो तुम बोलोगी सर किसका बात करना चाहते हैं आप, कंडक्टर का, सेमी कंडक्टर का, इंसुलेटर का, किसका? उसके हिसाब से हम बताएंगे, समझी मेरी बात? ठीक है, चलो।
तो यहाँ पर ये चीज सही है लेकिन कुछ देर तक। अच्छा, ओम्स अंकल के हिसाब से ग्राफ कैसा बनना चाहिए? बोलो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। ये ग्राफ बनना चाहिए, देखो इस तरफ करंट ले रहे हैं, इस तरफ पोटेंशियल, ठीक है। तुम उल्टा भी ले सकती हो, इस तरफ ले लो तुम वोल्टेज, इस तरफ ले लो करंट। लेकिन थोड़ा सा ना किताब में ऐसे ही लिया है, क्यों लिया है पता है कि नहीं? किताब में ऐसे ही ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस में लिया है वोल्टेज को और वाई एक्सिस में लिया है करंट को। क्यों ऐसा किया है समझ में आता है? क्योंकि एक्स एक्सिस को इंडिपेंडेंट एक्सिस बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आई जो है वो वी पे डिपेंड कर रहा है, वी थोड़ी आई पे डिपेंड कर रहा है। आई को तुम थोड़ा, अरे करंट को हम लोग चेंज करते हैं क्या, बताओ? नहीं, हम लोग तो वोल्टेज चेंज करते हैं ना। तो इसीलिए वोल्टेज को एक्स एक्सिस में और करंट को वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस इज द इंडिपेंडेंट एक्सिस, इंडिपेंडेंट एक्सिस, इसलिए इसको इसमें वोल्टेज ले रहे हैं इंडिपेंडेंट। बहुत सारा पढ़ना है यार अभी तो, वो वाला भी करना है ना, क्या नाम है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। और ये तुम्हारा हुआ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। अब तुम्हारा और एक्स्ट्रा क्लास होगा क्या? अच्छा, एक दिन नहीं होता है। डिपेंडेंट एक्सिस, तो करंट डिपेंडेंट है वोल्टेज पे, इसलिए करंट इस तरफ, वोल्टेज इस तरफ, इस तरफ वोल्टेज बढ़ेगा, इस तरफ करंट बढ़ेगा। चलो अब हम लोग बात करेंगे ओमिक कंडक्टर के बारे में। ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर दुनिया में होता है? हाँ होता तो है, होता तो है भाई। बहुत गिना चुना होगा कि बहुत सारा होगा? बहुत गिना चुना होगा। नहीं नहीं, बता रहे हैं अभी, समझाते हैं। देखो ये स्ट्रेट लाइन बना, ठीक। ओमिक कंडक्टर का ग्राफ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। जहां भी तुमको ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखे समझ जाओ किसका है, ओमिक कंडक्टर का, ठीक है। इसके बारे में डेफिनेशन लिखोगी, द कंडक्टर्स, लिखो जल्दी से, द कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ, विच ओबे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मतलब उसका ग्राफ क्या होगा? उसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जहां तुमको दिख जाए उसको ओमिक कंडक्टर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इधर वोल्टेज, इस तरफ करंट, ही देते हैं, इधर लिख दे रहे हैं। नॉन ओमिक और ओमिक का पहले सिंपल डेफिनेशन, यार सिंपल सा बात है, कोई भी समझ जाएगा। नॉन ओमिक, नॉन ओमिक किसको बोलेंगे भाई? जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जिसका ग्राफ ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। मतलब ओम्स लॉ को ओबे करने का मतलब है ये कि यहां पर देखो, ओमिक कंडक्टर के लिए तुम ये एक्सप्रेशन लिखोगी ना, V इज प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन नॉन ओमिक के लिए ये लिखोगी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ये समझने के लिए बस, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी हम लोग नहीं लिखते हैं, ये समझाने के लिए बस कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट उल्टा क्या होगा, घटने लगेगा, उल्टा बात। या फिर वोल्टेज घटाने से करंट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। तो वो होगा, अभी तुमको दिखेगा, वही सही ग्राफ दिखेगा तुमको कि वोल्टेज बढ़ रहा है करंट घट रहा है, वोल्टेज घट रहा है करंट बढ़ रहा है, उल्टा दिखेगा, ठीक है। वही करना है अभी, तो ये समझाने के लिए बस लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हम लोग देखेंगे। और ग्राफ इसका होगा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर का मतलब नॉट स्ट्रेट लाइन। और इसमें क्या होगा, इसमें एक और शब्द लिखा रह सकता है, स्ट्रेट लाइन के बजाय लीनियर लिखा रह सकता है, बिल्कुल। और इसमें लिखोगी विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ओबे ओम्स लॉ। अच्छा एक चीज और तुमको बहुत हम उसमें ये डाले हैं, बहुत रोशनी डालने की कोशिश की है उसमें हम, क्या कि नॉन ओमिक का मतलब ये नहीं है कि वो कभी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, कुछ देर के लिए करता है। बहुत सारा ऐसा होता है जो कुछ देर के लिए करता है फिर बाद में बंद कर देता है ओबे करना। जैसे रमेश वाला कहानी, कुछ देर के लिए तो जबरदस्त प्यार किया, फिर बाद में धोखा दे दिया, ठीक है। तो वही चीज, सम कंडक्टर्स obey Ohm's law for an instance मतलब कुछ देर के लिए, उसके बाद उसको डिसोबे करना शुरू कर देता है। तो उसको भी किस में डालोगी, नॉन ओमिक में। बहुत सारा ऐसा तो जो तो कभी ओबे नहीं करता है, उसको भी बनाना है, समझाएंगे वो कभी हो कब नहीं होगा वो बताएंगे, ठीक है। सर्दी है साफिया को समझो। देखो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, ओमिक के बारे। तो ओमिक कंडक्टर इस दुनिया में बहुत कम है। जैसे तुमको एग्जाम्पल जो तुमको हम जो दिए, कौन सा एग्जाम्पल, वो रमेश और उसका वाला। तो जैसे रमेश था कुछ देर तक ठीक रहा, उसके बाद फिर प्यार करना बंद कर दिया। तो बहुत कम लोग ऐसा होता है, जैसे रिया और जो भी, तो बहुत कम लोग ऐसा होता है जो जीवन भर प्यार को कायम रखता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, देखो इस ग्राफ में
जितना वोल्टेज दोगी उतना ही करंट आएगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, जितना वोल्टेज दोगी उतना ही करंट आएगा, जितना वोल्टेज दोगी उतना ही करंट आएगा, जितना वोल्टेज दोगी उतना ही करंट आएगा, जितना कम वोल्टेज दोगी उतना ही नेगेटिव में करंट आएगा। थोड़ा सा ना और इसको ऐसे करना पड़ेगा, जितना कम वोल्टेज दोगी उतना ही नेगेटिव करंट आएगा। ये ग्राफ थोड़ा सा और इधर होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, यहाँ पर भी एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है, ओरिजिन से एकदम पास करता है, एग्जैक्टली ऑरिजिन से ही एकदम पास करेगा और स्ट्रेट लाइन, तो मतलब ओम्स लॉ एकदम 100% ओबे। ऑरिजिन से पास करना भी बहुत जरूरी है। अगर ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, मान लो कि यहां से शुरू हो रहा है, तब भी वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। एकदम करंट जीरो तो वोल्टेज भी क्या जीरो, एकदम दोनों जीरो। फिर करंट 1 चढ़ा तो वोल्टेज भी 1 चढ़ेगा, इस टाइप का होना चाहिए। 1 चढ़ेगा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा होता नहीं कि जितना वोल्ट 1 वोल्ट करंट तो 1, ऐसा नहीं होता है, समझो। 1 वोल्ट वोल्टेज तो 1 एम्पियर करंट, ये गलत है क्योंकि रेजिस्टेंस को खा जाओगी क्या, वो रेजिस्टेंस भी तो होता है। तो ये समझाने के लिए बस बताया जा रहा है कि सिर्फ वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ। अच्छा, अगर ऐसा होता कि फिजिक्स में हम लोग 3D ग्राफ प्लॉट कर पाते हैं, एक्स वाई जेड, तीसरा एक्सिस में भी बना पाते हैं, तो तीसरा एक्सिस में कौन रिप्रेजेंट होता, रेजिस्टेंस। तीसरा एक्सिस में रेजिस्टेंस प्लॉट होता है। बट हम लोग फिजिक्स में हमेशा 2D ग्राफ बनाते हैं क्योंकि 3D बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब औकात के बाहर, तो इसलिए हम लोग 2D ग्राफ हमेशा बनाते हैं। ठीक है, देखो अब ध्यान से आगे, ये समझ में आया यहाँ तक। तुम इस बात पे गौर फरमाना, हमेशा कुछ भी चीज़ का ग्राफ पढ़े वो 2D ही होता है, 3D पढ़ना बहुत मुश्किल, इसलिए पढ़ते ही नहीं है वो, कहीं भी कभी नहीं पढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर सेकंड ग्राफ जो है वो भी किसका है, ओमिक कंडक्टर का। और यहाँ पर ओमिक कंडक्टर कौन है, इलेक्ट्रोलाइट। इधर देखो साइड में थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट का आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट और कुछ नहीं, इट इज अ बैटरी। इलेक्ट्रोलाइट कुछ नहीं, क्या है, बैटरी। बैटरी का काम कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट। एक्चुअली हमको साफ साफ ये बताना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट ही बैटरी है, इलेक्ट्रोलाइट ही बैटरी है एक्चुअली। देखो कैसे, देखो यहाँ पर ध्यान से, मतलब बैटरी का वो फंक्शन करता है। सुनती हो ना कि बैटरी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो केमिकल रिएक्शन किसको बोल रहे हैं, यही जो इलेक्ट्रोलाइट परफॉर्म कर रहा है। और वो भी ओम्स लॉ को क्या करता है, ओबे। लेकिन सारा इलेक्ट्रोलाइट ओबे नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हम क्या लिए, कॉपर सल्फेट, ये देखो कॉपर मेटल जो होता है, जो कि प्योर होता है, जो कि ओम्स लॉ को ओबे करता है। और यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं वो भी किसका लिए हैं, कॉपर का ही लिए हैं, क्योंकि कॉपर ही एक अकेलौता ऐसी चीज है जो ओम्स लॉ को एकदम ओबे करने के लिए तैयार है, जितना वोल्टेज उतना करंट। ठीक है, बाकी अभी तुमको देखना, अभी ओमिक का बस 2 एग्जाम्पल खत्म, बस ओमिक में नहीं, बस खत्म। लेकिन नॉन ओमिक में देखना, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल। अच्छा, तुमको आज उल्टा चीज भी हम बताएंगे कि कोई ऐसा भी कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है और कोलिजन ही नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और कोलिजन ही नहीं होगा, ऐसा सुपर कंडक्टर पढ़ना है, उसके बारे आज पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन चला उसमें है, क्या होता है इम्प्योरिटीज, फिर भी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इम्प्योरिटी कैसे नहीं होगा, प्लस जो आयन है वो रहेगा। चलो पढ़ना है, देखो यहाँ पर ध्यान, ये तुम्हारा है इलेक्ट्रोड, ठीक, और यहाँ पर तुम्हारा एक और इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से, ठीक है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं एनोड और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड। और यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं पानी, क्या डाल रहे हैं, पानी। और इस पानी में ऊपर से क्या मिला होगी, CuSO4, और ये CuSO4 यहाँ पर मिलकर डेसोसिएट हो जाएगा। डेसोसिएट मतलब Cu2 प्लस और SO4 माइनस में ब्रेक हो जाएगा, SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये दोनों के वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। कैसे होगा वो यहाँ नहीं पढ़ना है, कैसे होगा बस समझ लो कि कंडक्ट हो रहा है। और कंडक्शन इतना धमाकेदार होगा कि जितना यहाँ वोल्टेज बनेगा उतना ही क्या होगा, करंट, या अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए ये ओम्स लॉ को ओबे करेगा। और बाबू समझो, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस हुआ ना, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि इतना बड़ा कौन बनाए तो इस पूरे को हटा देते हैं, इस पूरे को रिप्लेस कर देते हैं, और इस पूरे को रिप्लेस करके ये रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, और इस पूरे की जगह क्या बना देते हैं, ये छोटू सा बैटरी, और ये ऐसे दिखा देते हैं प्लस और ये बोल देते हैं माइनस। तो ये होता है बैटरी, और ये जो बनाते हैं ये बैटरी का सिंबल होता है। ये भी क्लियर हो, चलो बन गया, ये बना ले जल्दी इसको, ठीक है। तो ये सही कंडक्शन कर रहा है, बोलो जल्दी। कौन ग्राफ हुआ है ओरिजिन से पास, ये देखो ओरिजिन से पास हुआ, नहीं ओरिजिन से पास होगा, हम इसलिए पहले कंफर्म कर दिए ओरिजिन से ही पास होगा, तभी इसको ओमिक बोल रहे हैं। अगर ओरिजिन से पास नहीं करता तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक, ठीक है। चलो बना लो इसको। नॉन ओमिक कंडक्टर जो होता है ना, नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ बहुत सारा बनता है, क्योंकि बहुत सारा मेरे पास ऐसा मटेरियल है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ग्राफ देखो, ये है मेटालिक कंडक्टर के लिए। मेटालिक किसको बोलते हैं, मेटालिक उसको बोलते हैं जो कि प्योर मेटल नहीं होता है, जैसे कॉपर। अभी इससे पहले हम लोग कॉपर का ग्राफ बनाए थे, कॉपर को हम लोग प्योर मेटल बोल रहे थे, तो प्योर मेटल बोल रहे थे तो उसका ग्राफ वो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा था। कॉपर को छोड़ के बाकी जितना बचा वो क्या हो गया, मेटालिक कंडक्टर। अब सवाल है कि कॉपर को छोड़ के सारा, तो हाँ लगभग सारा, क्यों बता रहे उसका एग्जाम्पल बता रहे। तुम जैसे वायर खरीद के लाई,
वायर को एकदम जबरदस्त यूज की। अच्छा, घर में हर जगह कहीं भी तुम सोच लो, किसी भी घर में तो कॉपर ही यूज होता है, एल्यूमिनियम भी नहीं, क्योंकि जो बाकी सारा मेटालिक, मतलब कि मेटालिक वायर है, उसको जब तुम यूज करती हो ना तो यूज तो होता है वो, लेकिन गर्म तुरंत हो जाता है, हीट हो जाता है तुरंत। और गर्म होने का मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और तुम पढ़ी हो वी बाई आर इज इक्वल्स टू आई, सॉरी, वी बाई आई इज इक्वल्स टू आर होता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के क्या होता है, इनवर्सली। तो रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि करंट बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, करंट क्या होगा, घट जाएगा। तो मेरे पास जितना मैक्सिमम यहां पर बोलो, कौन, ये जंक्शन, JUNCT जंक्शन। देखो मेरे पास जितना भी यहां पर ये मेटालिक है, जितना भी मेटालिक कंडक्टर है, उसमें ये वाला चीज हो रहा है, ये वाला चीज कि क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है तुरंत। देखो इसका ग्राफ कुछ देर तक देखो बाबू, ध्यान से देखो, ये वोल्टेज जितना उतना ही करंट, वोल्टेज जितना उतना ही करंट, वोल्टेज जितना उतना ही करंट, है ना। लेकिन ये जो डिसओबे है इसको उल्टा बना दिया, यहां पर होगा मेरा क्या, वोल्टेज, इस तरफ करंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ देर बाद ऐसे कर्व हो गया, ये ऐसे डॉटेड क्या बना है, डॉटेड ये बता रहे हैं कि ये जो ग्राफ था इसको जाना था स्ट्रेट, लेकिन ये मुड़ गया। तो कितना मुड़ा, तो इतना मुड़ गया, समझ रही हो, उसी बात को बताने के लिए ऐसे मुड़ के दिखाएं, ठीक है। तो अब मेटालिक कंडक्टर को इसीलिए ऐसा होता है इसके साथ, कुछ देर तक ओबे क्यों कर रहा है, समझ रही हो, क्योंकि जब तुम नया खरीद के लाई वायर, उसको यूज की, तो जितना तुम वोल्टेज दे रही थी उतना ही करंट बना रहा था। लेकिन जब वो गर्म होना शुरू हुआ, तो गर्म हुआ कब, कहां पर, देखो यहां पर वो गर्म हुआ, गर्म होने से क्या हुआ है, वोल्टेज तो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन देखो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ कैसे गया, घट भी सकता है, दोनों काम हो सकता है, दोनों काम हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, दोनों चीज हो सकता है। क्या बोल रही हो, नहीं बढ़ा, इस तो तुमको समझाया ना, एग्जांपल दिए कि जो तुम वायर खरीद के लाओगे वो हीट, एक्सेस हीटिंग हो गया, तो ये चीज होगा, ठीक। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी होता है जिसमें करंट बढ़ता है, अभी वो भी समझाते हैं। ये दूसरा वाला देखो, ये दूसरा वाला में एसिडिफाइड डाइल्यूट H2SO4, हाँ वो समझाते हैं हम। यहाँ पहले देखो, ये सब समझ लो फिर उसको बताते हैं। फिर यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर तुम ठीक से देखना, हम वोल्टेज को बढ़ाएं 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 बढ़ाएं, मतलब यहाँ 0 वोल्ट था, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट के बाद ये बढ़ना शुरू हुआ करंट। बाकी यहाँ तक करंट कितना था, 0। और ऐसा तो होता नहीं है ना, हम लोग अगर करंट एक बार दिए, मान लो करंट हम दिए 2 एम्पियर, 2 एम्पियर हम दिए नहीं, उल्टा बोल दे रहे हैं, हम लोग 2 वोल्ट दिए, तो उससे मान के चलते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि 2 एम्पियर करंट आया, हालांकि ऐसा होता नहीं, कुछ कम करंट आता है, ठीक। अच्छा, फिर हम दिए 10 वोल्ट, तो कितना आना चाहिए, 10 एम्पियर। बट यहां ऐसा होता है कि तुम दी 10 वोल्ट और करंट कितना आया, 0। क्यों, देखो यहां पर ध्यान से, तुम 10 वोल्ट दे दी यहां तक, अभी भी करंट कितना है, 0। हाँ, फिर उसके बाद वोल्टेज दोगी, तब ये ओम्स लॉ को फिर ओबे करेगा। तो कितना देर तक डिसओबे किया, तो इसलिए ग्राफ ये नॉन ओमिक का हो गया, समझी। कुछ देर के लिए भी नहीं ओबे करेगा तो उसको नॉन ओमिक में डाल देंगे। देखो ये बेचारा का ग्राफ अगर यहां तक देखें, तब तो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, लेकिन बाद में डिसओबे करना शुरू किया, तो फिर इसको भी नॉन ओमिक में डाल दिया। ऐसे इसको ओमिक बोल सकते हैं, बट नहीं बोलना है, डिसओबे ये वाला वो बताते हैं, अभी समझाते हैं। ये वाला देखो, ये थर्ड पीएन जंक्शन डायोड, ये होता है सेमीकंडक्टर। पीएन जंक्शन डायोड नहीं इसको बोलना चाहिए, इसको सेमीकंडक्टर का ग्राफ बोलना चाहिए। पीएन जंक्शन डायोड बुक में लिखा रहता है, लेकिन है किसका ग्राफ, ये सेमीकंडक्टर। अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड है क्या पहले तो पीएन जंक्शन डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, मतलब सेमीकंडक्टर को मिलावट से जो डिवाइस बनता है उसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। देखो एक पी और एक एन, दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को मिक्स करके जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। और ये किसका ग्राफ हुआ, सेमीकंडक्टर का। तो मतलब सेमीकंडक्टर भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, नॉन ओमिक में फॉल करता है सेमीकंडक्टर, ठीक। और देखो इसमें बाबू खतरनाक होता है एकदम, इसके बारे तो पूरे पढ़ना है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अकेले 2 घंटा का है, ये वाला टॉपिक पीएन जंक्शन, इसका ग्राफ ऐसा कैसे बना, इसका ग्राफ के ही ऊपर पढ़ाई है। ये जो पढ़ती हो पीएन जंक्शन डायोड टॉपिक पढ़ोगी चैप्टर 14 में, तो इसका ग्राफ के ही ऊपर डिस्कशन है, कम से कम 2 घंटा ज्यादा बोल दिया, 1.5 घंटा ग्राफ ही के ऊपर डिस्कशन, ग्राफ ऐसा कैसे हुआ, ठीक। हाँ, लेकिन अभी के लिए एक्सेप्ट कर लो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। अच्छा, यहां तक देखो क्या था, करंट कितना था बताओ साफिया, यहां पर करंट कितना है, 0, यहां पर भी करंट कितना है, 0। लेकिन देखो वोल्टेज तो बढ़ रहा है ना, और यहां देखो नेगेटिव में भी जाता है करंट। देखो यहां तो गजब हो रहा है, यहां तो करंट इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करते दिख रहा है करंट, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना है डिटेल में उस चैप्टर में। इसमें देख रहे हो करंट बढ़ रहा है, देखो ये चीज हमेशा नहीं होगा,
क्या, हाँ नेगेटिव में बढ़ रहा है। और ये जो नेगेटिव में करंट बढ़ता है इसको हम लोग सैचुरेटेड करंट भी बोलते हैं। सैचुरेटेड यहाँ तक था, इस जगह पे सैचुरेट था, यहाँ पर सैचुरेटेड था, सैचुरेटेड वोल्टेज, फिर इसके बाद एकदम करंट बढ़ गया। यहाँ पर देखो वोल्टेज रुक गया ना, ठीक से देखो, सैचुरेटेड करंट बोल रहे थे, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वोल्टेज यहाँ रुक गया और फिर यहाँ पर कौन बढ़ रहा है, सिर्फ वोल्टेज तो इस तरफ बढ़ता है ना, लेकिन वोल्टेज तो यहाँ आके रुक गया है और आगे कौन बढ़ रहा है, करंट। खैर इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन क्या ये ओमिक होगा, सवाल ही नहीं बनता है, कहीं से ओमिक नहीं है, कर्व हो रहा है। और ये देखो ये वाला, ये तो समझा दिया, अब इसके बारे में बताते हैं, पहले इसको बना लो, फिर इसके बारे में एक बार बता देंगे, ठीक है। कंसेप्शन यहाँ पर हो गया। ये वाला ग्राफ जो एक्सप्लेन किया ना, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया। यहाँ पर देखो क्या हुआ बता रहे हैं, इस तरफ बुक में ना इस तरफ ऐसे बनाया है इसको, इस तरफ करंट लिया है, इस तरफ वोल्टेज लिया है, और किसी ग्राफ में ऐसा किया है कि इस तरफ करंट ले लिया, इस तरफ वोल्टेज लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं बताया था ना तुम लोग को स्टार्टिंग में ही, कहीं भी ले सकती हो। हाँ लेकिन जनरल केस यही है कि तुमको इस तरफ ही क्या लेना है, वोल्टेज, और इस तरफ लेना है करंट, ठीक है। अभी हम जो जैसे बनाया है ग्राफ ना, इसको देखो ऐसे बना के दिखा रहे हैं, सेम बात होगा दोनों, देखो इधर बना के दिखा रहे हैं, इसलिए लग रहा था कि सर तो उल्टा बता दिया यहाँ पर, है ना, उल्टा नहीं, वो सही था बिल्कुल। देखो यहाँ पर इस तरफ हम ले रहे हैं करंट और इस तरफ लिए वोल्टेज, ऐसे लिए मान लो, ठीक है। यहाँ पर तो जैसा, एक मिनट, इस तरफ वोल्टेज, इस तरफ करंट, और इस तरफ वोल्टेज एंड इस तरफ करंट। ये बुक जो ग्राफ बनाया है ये बुक में बनाया है, ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, और अभी जो बना रहे हैं वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें जो ग्राफ बनना चाहिए वो ऐसे बनना चाहिए, देखो इसके हिसाब से, इस टाइप से, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग क्या किए कि करंट को बढ़ाते गए, देखो जितना वोल्टेज उतना करंट, जितना वोल्टेज उतना करंट, यहाँ तक गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जाना था इसको कैसे, स्ट्रेट लाइन, बट स्ट्रेट लाइन हुआ नहीं, कर्व हो गया। मतलब जो मेरा करंट है, जो मेरा करंट का वैल्यू है, करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट दिखाना है करंट का वैल्यू को। देखो यहाँ पर ये करंट, ठीक, कांस्टेंट हो पा रहा है इसका वैल्यू, देखो यहाँ से देखो, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो ये करंट आई और इस तरफ करंट बढ़ ही नहीं रहा, फिर वही चीज़ यहाँ भी दिख रहा है, ठीक से देखो दोनों ग्राफ सेम है, कंपेयर करो दोनों को। यहाँ पर देखो करंट यहाँ पर है, यहाँ पर देखो करंट बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, करंट इस तरफ बढ़ता है ना, कहाँ आगे जा रहा है ग्राफ, कौन बढ़ रहा है, तो वोल्टेज। यहाँ ठीक से देखो ग्राफ में, इस ग्राफ में इस तरफ हम करंट को लिए हैं, इस तरफ वोल्टेज को लिए हैं। यहाँ पर देखो ये करंट है और ये जो वोल्टेज है इसका वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जाना चाहिए, इस टाइप से, ठीक है। करंट जितना है उतना ही रहेगा, सैचुरेट हो जाएगा करंट, लेकिन जो वोल्टेज है वो तो बढ़ते ही रहेगा ना, तुम वोल्टेज देते जाओ, करंट जितना है उतना ही रहेगा। अच्छा यहाँ पर, हाँ वैसा होता है, इसमें किस में होता है, लेकिन ये मेटालिक में क्यों होता है, उसको अभी तुमको समझाए भी थे हम, अभी समझाए थे जस्ट, कि तुम लोग जैसे ही हम लोग करंट देते हैं यहाँ पर, तो वोल्टेज देते हैं जैसे, तो क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है मेरा, वो हीट हो जाता है। हीट होने का मतलब क्या, हीट कैसे होता है वो मालूम है कि नहीं मालूम है, क्योंकि सस्ता है ना वायर, कॉपर का नहीं है, कोई और हम लोग वायर लेके आए हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट तुरंत होता है, मतलब उसका जो वो गर्म होने वाला प्रोसेस है वो तुरंत होता है उसमें, और गर्म होने की वजह से उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका बढ़ जाता है। अभी समझाया था ना ये वाला, रेजिस्टेंस इसका तुरंत बढ़ जाएगा गर्म होने की वजह से, और रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या ऐसा बोलो कि करंट कम होने का मतलब ये मत सोचो एकदम ही कम होने लगता है, वैसा नहीं, थोड़ा मतलब उसमें डिक्रीमेंट दिखने लगता है। मतलब हम सोचते हैं कि करंट तो बढ़ना चाहिए भाई, बट वैसा होता नहीं है, करंट में उसमें डिक्रीमेंट मतलब कि धीरे धीरे कम होना शुरू होता है करंट। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरा घर में जो वोल्टेज है, वोल्टेज तो रेगुलर दे रहे हैं ना, वोल्टेज थोड़ी कम होगा, मेरा घर का जो 220 वोल्टेज है वो तो रेगुलर दिए जा रहे हैं, लेकिन करंट उल्टा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा बोलो कि करंट क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, बहुत कम डिक्रीज दिखता है, बहुत ही कम डिक्रीज होता है करंट। ये मत सोचो कि रेजिस्टेंस हाई होने से करंट एकदम ही वैसा नहीं होता है, बहुत कम डिक्रीज होता है, इसलिए तुम इसको कांस्टेंट भी बोल सकती हो। कितना कम हम तुमको फील करवा देते हैं, जैसे मान लो करंट का वैल्यू पहले 4 एम्पियर था, तो अब ये घट के हो जाएगा 3.8 एम्पियर, ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है, समझी, तो इसलिए हम लोग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको। देखो यहाँ भी दिख रहा होगा तुमको, देखो करंट डिक्रीज हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं, देखो यहाँ पर ध्यान से, डिक्रीज हुआ है ना, लेकिन बहुत कम हुआ है डिक्रीज, और ये ग्राफ फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। मतलब कि तुम्हारा वोल्टेज बढ़ाते जाओगी तुम, ऐसे क्यों लेके जा रहे हैं समझ में आ रहा है, नहीं, वोल्टेज बढ़ते जाएगा और करंट वैसे ही रहेगा। यहाँ पर भी देखो वही हो रहा है, देखो करंट यहाँ पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज को तुम बढ़ाते जा रही हो, देखो इस तरफ ये वोल्टेज ऊपर लेते जा रही हो, लेकिन करंट का वैल्यू कांस्टेंट का कांस्टेंट, देखो करंट अभी जितना है ये ऊपर जाते जाएगा ग्राफ, करंट उतना ही रहेगा। नहीं समझ में आया मेरी बात, दोनों सेम है कि अलग अलग दिख रहा है, सेम ग्राफ दिख रहा है कि नहीं, बस देखने का नजरिया है, यहाँ पर करंट इधर वोल्टेज, और हम इधर वोल्टेज इधर करंट लिख दिए, ठीक है। नहीं समझ में आया, नहीं आया क्या समझ में तुमको, क्या समझ में नहीं आया इसमें,
है। देखो ये बनाया गया, देखो तुम इस पे ध्यान, तुम उस पे नहीं, तुम ग्राफ का जो फिगर बना उस पे ध्यान दे रहे हो, तुम इस पे ध्यान दो कि करंट हमको कांस्टेंट मिल रहा है कि नहीं। यहां पर देखो ये करंट, और तुम वोल्टेज को बढ़ाते जा रही हो, ये करंट ऐसे, करंट ऊपर बढ़ता है, तो ऊपर जब देखोगी तो कहां करंट बढ़ रहा है, ऊपर कौन बढ़ रहा है, वोल्टेज। करंट बढ़ा लेकिन यहां तक, और इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में जो करंट है वो कहां तक बढ़ा, यहां तक, और वोल्टेज, वोल्टेज तो भैया बढ़ते जा रहा है, तो सेम नहीं हुआ, नहीं समझ में आया। बस एक्सिस पलट दिए हैं, तो वही कंफ्यूजन हुआ था, किताब में वैसे ही एक्सिस पलट दिया था, फिर तुम लोग को हम मिटाए ना कि नहीं नहीं वोल्टेज इधर बनाते हैं, तो फिर इसलिए उल्टा आ रहा था रिजल्ट, समझी। तो या तो ग्राफ को ऐसे बनाओ, तो ये सेम, फिर से बता दे क्या एक बार, ये समझ गई हो, चलो ठीक है। तो बोथ द ग्राफ्स आर सेम, फर्क है, देखो ऐसे बनाए तो यहां पर देख भाई, यहां पर करंट ये इतना, और ये वोल्टेज यहां तक स्ट्रेट लाइन चला ना, फिर देखो यहां पर करंट क्या हो रहा है, बढ़ा थोड़ा सा, और वोल्टेज तो एकदम ही बढ़ गया, देखो ये वोल्टेज एकदम ही बढ़ रहा है, करंट थोड़ा ही से बढ़ा। उसके बाद देखो करंट का ये वैल्यू आया, और फिर ये ग्राफ कहां चलते जाएगा, ऊपर, मतलब करंट का जो वैल्यू है यहाँ देखो साफ, यहाँ जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन वोल्टेज अपना क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। यहाँ भी इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि एकदम स्ट्रेट लाइन कर देना है इसको, ऐसा मत सोचो, यहाँ पर ऐसा दिखाओ कि थोड़ा सा घटा करंट, उसके बाद फिर वोल्टेज सैचुरेट हो गया, ऐसा होगा, मतलब कि जो करंट है उसमें डिक्रीमेंट थोड़ा सा आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया, और उसके बाद फिर जितना है करंट उतना ही रहेगा। देखो ये करंट यहाँ पर दिखते हैं ना, तो ऐसा ही हो गया, और वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। तो ये ओमिक होगा कि नॉन ओमिक, 100% नॉन ओमिक, क्योंकि उल्टा चीज हो रहा है यहाँ पर, वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, करंट कांस्टेंट, वही ना हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, देखो ये वोल्टेज बढ़, लेकिन करंट पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। क्यों, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि ये लोग हीट हो गया है, और वो जो गर्मी है ना, हीटिंग, वही करंट को कम कर दे रहा है, समझो। वोल्टेज जो बढ़ा रहे हैं तो उससे करंट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो भी तो बढ़ रहा है, जिसके कारण जो करंट है वो क्या हो जा रहा है, फाइनली कम हो जा रहा है, समझ में आया। यहां पर आके गर्म क्यों हुआ, हाँ इसलिए आई कांस्टेंट हो जा रहा है। वोल्टेज बोल रहा है कि तुम भाई बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, ठीक है, तो वोल्टेज बोला तुम बढ़ जाओ, और रेजिस्टेंस बोला कि भाई तुम क्या हो जाओ, घट जाओ, तो कुल मिला के क्या तुमको असर दिखेगा, पहले बढ़ा करंट फिर घट गया तो कोई असर नहीं पड़ा। तो वो चीज़ यहाँ से होना शुरू होगा, यहाँ से, क्योंकि हीटिंग यहीं से शुरू होता है, इस रास्ते में नहीं हुआ हीटिंग, समझी। चलो ठीक है, ये तो पहले कैसा है, ये लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा है, हमको नहीं मालूम, नॉन ओमिक है, लेकिन जो भी है नॉन ओमिक, ठीक है। हाँ थायरस्टोन, देखो थायरस्टोन का ग्राफ में क्या होता है, इस तरफ हम लोग इस तरफ जो है वो करंट को प्लॉट कर रहे हैं, और इस तरफ प्लॉट कर रहे हैं वोल्टेज को, ठीक। यहां पर तुम देखोगी, पहले हम एक बार देख लेते हैं कि किधर वोल्टेज की तरफ करंट लिया है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। देखो इस तरफ है क्या, और करोड़ों ग्राफ है ऐसे तो, इस तरफ वोल्टेज, इस तरफ करंट, वोल्टेज को किस एक्सिस में लिया है, एक्स में, और करंट को वाई में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ देखो, पहले यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा होगा तुमको, स्ट्रेट लाइन जैसा, मतलब वोल्टेज बढ़ाई तो करंट भी क्या हुआ, बढ़ा, लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाई जा रही हो, बढ़ाई जा रही हो, करंट क्या हो गया, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, फिर अचानक से करंट में जुनून आ गया, और फिर देखो करंट बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे बढ़ रहा है, मतलब तुम वोल्टेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रही हो, तब करंट थोड़ा बढ़ रहा है। देखो ध्यान से इस चीज़ को फील करो, तुम वोल्टेज ज़्यादा बढ़ा रही हो ना, तो करंट थोड़ा ही बढ़ रहा है, ये देखो, ठीक है। फिर तुम यहां पर वोल्टेज को बढ़ाते गए, देखो अब वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, गजब, वोल्टेज ही कांस्टेंट हो गया, यहां देखो वोल्टेज रुक गया, और कौन बढ़ना शुरू हुआ, करंट, उसके बाद करंट घटना शुरू हुआ, फिर नहीं सॉरी वोल्टेज घटना शुरू हुआ फिर, और फिर करंट बढ़ गया, ठीक है। तो यहां देखो बना के बताते हैं, वोल्टेज घटने का मतलब यह है कि तुम स्विच ऑफ कर दी सर्किट को, वोल्टेज घटने का मतलब यह है कि तुम स्विच ऑफ कर दी, मतलब कि क्या, वही तो जादू होता है ना, ये वाला पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ये जो है डिवाइस, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा कि आखिर उस डिवाइस में ऐसा क्या होता है, लेकिन उस डिवाइस का ये ग्राफ बनता है, ये रिजल्ट निकाला गया। और देखो इस तरफ भी वैसा ही होता है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड, तो उसको पढ़ोगी तब ना समझ में आएगा वैसा क्यों होता है ग्राफ, तो वैसे ही ये जो थायस्टन है, इसका ग्राफ पहले पढ़ना पड़ेगा ये क्या है, तब इसका ग्राफ समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो पढ़ना तो है नहीं तुम लोगों को, सिलेबस में ही नहीं है। पीएन जंक्शन डायोड तो फिर भी सिलेबस में, तो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर में इसका ग्राफ है, तो इसलिए भाई ग्राफ तो आना चाहिए ना कि नॉन ओमिक का है। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इस जगह पे देखो यहां वोल्टेज घट रहा है, देख रही हो, ऐसे गया वोल्टेज बढ़ा, फिर वापस वोल्टेज घटा, तुमको बोले ना तुम वोल्टेज सप्लाई करना बंद कर दी तो वो वोल्टेज वापस घटेगा, और फिर करंट बढ़ गया, हाँ कांस्टेंट भी हो गया वोल्टेज, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है तुमको, ऑब्जर्वेशन क्या है, इस ए पॉइंट पे देखो,
इस ए पॉइंट पे वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट, और करंट क्या हो गया, बढ़ने लगा, ठीक। और इस बी पॉइंट पे ऑब्जर्व करो, इस बी पॉइंट यहां से यहां तक में देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, वोल्टेज को तुम बढ़ा रही हो लेकिन करंट क्या है, कांस्टेंट। मतलब दोनों ऑब्जर्वेशन दिख रहा है इसमें, और देखो ये दो ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये इधर वाले के लिए कि यहाँ पर तुम्हारा वोल्टेज इसमें यहाँ पर इस ए पॉइंट पे वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट जितना है उतना ही, लेकिन करंट बढ़ रहा है। अच्छा वोल्टेज डिक्रीज भी होता है, उल्टा देख लो, वोल्टेज यहाँ घट भी तो रहा है, ध्यान से देखो वोल्टेज घट भी रहा है, और करंट उस वक्त क्या है, कांस्टेंट। करंट क्योंकि करंट का ये एक्सिस है, ठीक है, और करंट कांस्टेंट लेकिन वोल्टेज घट रहा है घट रहा है घट रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, है? ऐसे कैसे हो सकता है? करंट जो है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, और वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज। मतलब ये जो है ना, इसमें कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता होगा कि बिना वोल्टेज के भी ये करंट को बढ़ा रहा है, मतलब कि टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन को चेंज करके। ये जो तुम बोलोगी ना कि सर ये करंट बढ़ कैसे रहा है, वोल्टेज तो आप देना बंद कर दिए, वोल्टेज को तो आप रोक दिए। देखो जीरो नहीं बोलेंगे हम, क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिए, तो वोल्टेज को तो आप यहां रोक दिए, तो करंट कैसे बढ़ रहा है? वही तो ओम्स बताया कि यू आर चेंजिंग अदर फिजिकल कंडीशन, आप कुछ फिजिकली कुछ और चेंज कर रहे हैं, या तो आप उसको टेम्परेचर दे रहे होंगे। मैक्सिमम तो हम लोग अपना सिलेबस में ही पढ़े हैं ना कि टेम्परेचर देने से बदलाव हो सकता है, तो हो सकता है हम लोग टेम्परेचर दे रहे होंगे। समझ में आया? ये चीज़ एक समझ सकती हो, समझ में आया ये कि नहीं समझ में आया? ग्राफ ये क्लियर है ग्राफ? ठीक है ये हाँ, रीजन समझ नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए इसको पढ़ाना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। नहीं इससे क्वेश्चन कहाँ से आएगा, पागल है क्या? ये थायरेस्टर के बारे ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर कहीं पर हमको करंट को कंट्रोल करना है, करंट को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ये थायरेस्टर को करंट को कहीं पर कंट्रोल करना है, वोल्टेज को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। इसलिए देखो तुम यहाँ पर करंट को कांस्टेंट रख रही हो, वोल्टेज चेंज कर रही हो, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा बना है, ठीक है। छोड़ दो इसको, पढ़ना ही नहीं जब तो क्यों दिमाग को। और ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर समझती हो, पी टाइप एन टाइप, मतलब सेमीकंडक्टर से मिलके बना है। सेमीकंडक्टर हम किसको बोलते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये दो टाइप का ही सेमीकंडक्टर होता है, उसी से बना है, या तो सिलिकॉन से या तो जर्मेनियम से, ठीक है। ये दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, जिसको तुमको यही दो के बारे तुमको पूरा चैप्टर 14 में पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखो क्या हो रहा है, शुरू हुआ ओरिजिन से, ओम्स लॉ को ओबे किया, नहीं नहीं ये कर रहा है, यहाँ देखो ना ज़्यादा ऊपर चल जा रहा है, ये नहीं ओबे हो रहा है। देखो वोल्टेज तुम क्या दियो, कम, और करंट ज़्यादा, फिर यहाँ पर वोल्टेज तुम कम ही दियो लेकिन करंट देखो ज़्यादा है, ठीक। यहाँ पर आने के बाद देखो करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि इधर जा रहा है, ठीक। और फिर देखो वोल्टेज ऐसे, मतलब ऐसे हो जाएगा ग्राफ कुछ, ठीक है। मतलब वोल्टेज तुम बढ़ाते जाओगे लेकिन करंट में वो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अच्छा पहले पता है ऐसा क्यों होता है कि तुम वोल्टेज बढ़ाई जा रही हो फिर कभी करंट नहीं बढ़ पाया, देख रहे हो यहाँ पर मैक्सिमम हुआ करंट, उसके बाद कभी मैक्सिमम नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि जो सेमीकंडक्टर होता है उसको तुम जबरदस्ती यूज करोगी तो फिर उसमें एक बार जो करंट देने का टेंडेंसी होता है वो एक बार दे चुका, वो अब दोबारा थोड़ी देगा, खराब हो जाता है, फिर वो सेमीकंडक्टर खराब हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर मत बोल देना इसको, सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है। चलो मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं, एलिमेंटल कंपाउंड सेमीकंडक्टर लिख दे रहे हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर हुआ, ठीक है। अच्छा ये जो यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, तो करंट का वैल्यू कम हो रहा है और वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उल्टा एकदम बिल्कुल, ओम्स लॉ तो कतई ओबे नहीं हो रहा है। ये सब समझाने के लिए बस बनाया जाता है, इसको सीरियसली मत ले लेना। लेकिन ग्राफ देखो यहाँ पर ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि करंट कम हो रहा है वोल्टेज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये समझ एकदम करंट जीरो, वैसा मत सोचना, करंट में थोड़ा डिक्रीमेंट आ रहा है और फिर वोल्टेज तुम बढ़ाते जा रही हो। वोल्टेज कैसे बढ़ रहा है उसको भी देख लो, देखो ज़्यादा उतना तेजी से नहीं बढ़ता है वोल्टेज, यहाँ से देखो तेजी से बढ़ने जा रहा है फिर वोल्टेज। समझ में आया ये ग्राफ? नॉन ओमिक तो बिल्कुल है ये, तो नॉन ओमिक तो अब याद रहेगा तुमको, नॉन ओमिक किसको बोलते हैं, जिसमें भी ग्राफ कर्व वर्व दिखे समझ जाओ नॉन ओमिक है, और जो ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन दिखे उसी को ओमिक बोलो, और सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, ऑरिजिन से भी पास करना चाहिए, ठीक है, तब उसको अगर ओमिक बोलोगी तुम। समझ में कि साफिया? तो ये ओमिक नॉन ओमिक का डिस्कशन अब हम लोग देखो, बस अब यार इसका इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा बस, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, उसके बाद बात करेंगे हम लोग पैरेलल के बारे, पहले सीरीज, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज रेजिस्टेंस यानी कि एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस,
फिर एक और रेजिस्टेंस, ऐसे करके जलेगा, ठीक है। और हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, रिया, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा या अलग अलग है? तुम रिया है। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा, मतलब इसमें V1, इसमें V2, इसमें V3, ठीक है। और जब तुम V निकालोगी तो लिखोगी उसको V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि वोल्टेज तीनों में बट गया। अब तुम बताओ जरा, वोल्टेज V1, V2, V3 क्या सोच के लिख रहे हैं? ये मत बोलना सर तीनों में अलग अलग है, अलग अलग तो गया, वो तो समझ गए हम, लेकिन क्या सोच के V1, V2, V3 अलग अलग लिख रहे हैं? एग्जैक्टली तीनों का रेजिस्टेंस के हिसाब से, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका वोल्टेज क्या होगा बोलो? V इक्वल टू आई आर। देखो, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसके अक्रॉस वोल्टेज का गिरावट भी ज़्यादा, ज़्यादा वोल्टेज बर्बाद होगा उसमें। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसका रेजिस्टेंस, अब ये मत सोचो रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, ये मत सोच लेना रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ये ऐसे सिंबल देने का मतलब है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा और तो वोल्टेज क्या होगा? ज़्यादा, ये मतलब हुआ इसका, ठीक। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब जो करंट का रुकावट कम करेगा, तो उसका वोल्टेज भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। रिया सदमा में रहती है। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3, ठीक है। हाँ, यहाँ से जब करंट आएगा तो करंट जो है, देख यहाँ रे, करंट इसमें भी आई, इसमें भी आई, उसमें भी आई, तीनों में आई। करंट आई का मतलब ये करंट आया, ये नहीं बोल रहे हैं, करंट तीनों में सेम जाएगा, ये मतलब हुआ आई आई आई, ठीक है। करंट तीनों में आई। तो यहाँ पर कौन आई पूछ रही है, तो ये हुआ एक्सप्रेशन इसका, ठीक। अब यहाँ पर अगर तुमसे पूछें कि V1 क्या लिखोगी, जल्दी से करते हैं इसको, छोड़ो वो V1, V2, V3 पुट करके टाइम पास वो सब नहीं करेंगे हम लोग, कर भी सकती हो टाइम पास, मतलब यहाँ पर V को तुम डालोगी V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पर आई आर डालोगी, फिर यहाँ डालोगी, टाइम पास वो तुमको पहले से ही आता है वो, फिर भी चलो करिए लेते हैं। V1 बराबर आई R1, V2 बराबर आई R2 और V3 बराबर आई R3, तीनों को डालोगी वहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? V को कितना डालोगी साफिया बोलो? V इक्वल टू आई आर डालोगी ना, और ये V1 को आई R1, V2 को आई R2 और V3 को, और क्योंकि ये तीनों किस में है, इक्वल टू लिख दे रहे थे हम, तीनों किस में है? सीरीज में है। रो मत सानिया, रो क्यों रही हो? तो यहाँ से जब तुम निकालोगी R सीरीज, तो यहाँ से I तीनों से कॉमन जाएगा और कॉमन जाके आई कट जाएगा, तो कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है ना। अब इसके बारे में जरूरी बात लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। वोल्टेज डिफरेंट ये मालूम है तुमको? अच्छा, हाँ हाँ, तो हो तो गया ड्राइव ना, यही तो होता है ना, ठीक है। कोई डाउट है क्या इसमें कोई? नहीं, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पर जो RS होगा, RS का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, ये इन तीनों से ज़्यादा रहेगा, ये इससे ज़्यादा है कि कम है? ये जो है RS, ये इससे ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। और इससे तीनों से ज़्यादा होगा, मतलब RS इज ग्रेटर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और यही पैरेलल में उल्टा हो जाएगा, ईच इंडिविजुअल, ठीक। ग्रेटर दा लिख दिया नहीं, अरे ग्रेटर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ईच इंडिविजुअल क्या यहाँ पर होगा? रेजिस्टेंस, हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा है वो। हाँ लिखो जल्दी से, तुरंत। और ये जरूर याद रखना, अभी जो बताए थे जस्ट, V1 इज प्रोपोर्शनल टू R1, V2 इज प्रोपोर्शनल टू R2 एंड V3 इज प्रोपोर्शनल टू R3। ये तीनों वोल्टेज कैसे मालूम चलेगा? तीनों का रेजिस्टेंस के हिसाब से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और ये सब तुमको मालूम है यार, क्योंकि हम लोग सीरीज का बात कर रहे हैं, तो सीरीज में I क्या होगा? सेम, और V डिफरेंट, ये तो मालूम ही है, ये तो साफिया भी बता देगी हंसते खेलते, यही तो आसान है क्या। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं पैरेलल का। अब पैरेलल नहीं बनाई है, ये सर्किट डायग्राम बन गया, जल्दी से बनाओ, फिर क्वेश्चन एक करना कम से कम। चलो देखो अब पैरेलल का बता रहे, ठीक है, खाली बोर्ड में ध्यान दो, अभी लिखो मत, अब लिख ली ना। अब पैरेलल का बता रहे, ठीक है, यही पैरेलल लिख रहे हैं। पैरेलल में जो है वो करंट सब में क्या जाता है? डिफरेंट, और वोल्टेज जाता है सबके अक्रॉस
सेम, क्यों सेम जाता है बताओगी? हैं? वोल्टेज सेम सब में इसलिए जाता है क्योंकि ये जो रहता है बैटरी का टर्मिनल, ये इंडिविजुअली जुड़ता है। मतलब यहाँ बनाते जरा। अच्छा, ये एक्सप्रेशन जो है किसके लिए है? सीरीज के लिए। अब पैरेलल का बात कर रहे हैं तो पैरेलल में तो ये नहीं लिखेंगे। पैरेलल में हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि तीनों में करंट क्या जा रहा है? अलग अलग। अब यहां पर लिखोगी कि R पैरेलल का जब बात करोगी तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये R पैरेलल का वैल्यू इज स्मॉलर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और इसमें ये वाला चीज भी नहीं होता है, इसमें इसको भी हटा दोगी और इसको भी हटा के क्या लिखोगी कि I इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक, तो I1 इज प्रोपोर्शनल टू R1, I2 इज प्रोपोर्शनल टू R2 एंड I3 इज प्रोपोर्शनल टू R3। मतलब रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट डिसाइड होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लिख देंगे तो गलत हो गया ना, फिर ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो गड़बड़ी लिख दिए बहुत बड़ा। देखो, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट घटता है ना, है? तो I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 लिखना था ना, और I2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 और I3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R3। ये ना सही होगा? ठीक, अगर ये लिख दो कि प्रोपोर्शनल, तब तो रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट बढ़ जाएगा, तब फायदा ही फायदा भाई, करंट ही करंट हर जगह। ठीक, अच्छा, इसके हिसाब से अगर तुम डेरिवेशन करो तो यहाँ लिखोगी V बाई आर इज इक्वल्स टू V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3। और यहाँ पर V1 V2 V3 नहीं रहेगा, यहाँ पर VVV होगा। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? सर्किट डायग्राम यहाँ बना दे रहे, सर्किट डायग्राम। इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखो, ये एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, और इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना? R1, इसका R2, इसका I3। इसमें I1 जाएगा, सॉरी I3 जाएगा, इसमें क्या जाएगा? I2 और इसमें I1। मतलब ये जो करंट आया है तीनों में बट गया, और बटने के बाद यहाँ जुड़ के क्या मिल जाएगा? I। तो वो जुड़ा हुआ करंट I यहाँ लिखें, और वही I इन तीनों का जोड़ के बराबर है। कोई दिक्कत इसमें बताओ? ठीक, अब यहाँ पर ये I1 V बाई R1 V बाई R2, तीनों में वोल्टेज सेम जाएगा ना, V, ये जो वो V वोल्टेज है, इसमें भी V, इसमें भी V और इसमें भी V, तीनों में V जाएगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया क्या यहाँ तक? ठीक, अब ये V जब कॉमन लोगी यहाँ से, तो यहाँ से V और V कॉमन जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 1 1, और यहाँ होल में V, तो ये V से V कैंसिल, तुमको मिलेगा 1 बाई R पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हुआ तुम्हारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक, और जो बात यहाँ लिखे जरूर लिखो, इसमें करंट गड़बड़ाता है इसलिए क्योंकि हम रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट को जज करते हैं, और वोल्टेज तो कांस्टेंट होता है इसमें, और करंट डिफरेंट होगा तीनों में। और ये जो अब यहाँ पर इसको भी चेंज करना होगा, इसके प्लेस पे क्या लिखोगी? यहाँ पर इसके प्लेस पे लिखोगी V इज इक्वल्स टू I1 R1 I2 R2 I3 R3 I3 R3। देखो, इसका ये एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, क्लियर है ना क्या डिफरेंस है दोनों में? है, समझ में आएगा होगा। इससे ज़्यादा और कोई बात ही नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कहाँ होता है फिर पैरेलल सीरीज में? तो सर्किट पहचानने में और उसको सॉल्व करने का तरीका, मतलब कि तुम अप्रोच कैसे कर रहे हो, इसमें गड़बड़ी होता है। ठीक है, बहुत डिटेल में जाएंगे इसमें हम लोग, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, एकदम बहुत डिटेल। चलो आओ, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। IIT में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान था क्योंकि बहुत पूरा पहले आया IIT में, बताते कब आया। इसका आया था क्वेश्चन IIT में जो आया था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, बहुत आसान आया था। IIT 1997, जब तुम थी भी नहीं इस दुनिया में, तब क्वेश्चन आया था। चलो करते। हम भी नहीं थे तब तो यार, हम भी नहीं थे तब तो, सही में तब ये आया था क्वेश्चन। ये घर भी नहीं था, ये बोर्ड भी नहीं था, ये मोबाइल कोई नहीं था, माइक भी नहीं था ये वाला। तब आया था। अरे क्वेश्चन का बात कर रहे हो, वो कुछ और सोच रही है, वो सोच रही है उसका हमसफर। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन लिखेगा हम लोग। इजी था क्वेश्चन बहुत, ठीक है, देखो लिखते हैं IIT 97।
क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो एकदम चुटकियों में बन जाएगा। एक सर्किट दिया है और उसमें बोला है कि इक्विवेलेंट निकाल लें। चलो हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। ये क्वेश्चन से इजी और कुछ नहीं हो सकता है। इसमें तुमसे पूछा है आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट या फिर ऐसे भी लिखा रह सकता है आर ए बी, मतलब इस ए बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर तुम चाहो तो इसको बैटरी से जोड़ सकती हो ऐसे करके, ये ऐसे बैटरी लगा ली, ठीक है, और बैटरी लगा के इसको सॉल्व कर सकती हो। बहुत इजी है ये। कैसे बनाओगे इसका सर्किट? तीनों में करंट क्या जा रहा है? अलग अलग, अलग अलग जाएगा ना, तो डायरेक्ट पैरेलल में जोड़ के खत्म। या इसको थोड़ा अगर खूबसूरती से और बनाना चाहो तो लो बना लो। ये बीच वाला देखो, इसको सॉल्व करने का अभी तो आसान है फिर भी, लेकिन अब जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा इसी टाइप का, तो पहले बीच वाले को उठाना, और बीच वाले को उठा के यहां बना लो। बीच वाला कितना ओम का है? 2R, ठीक है, तो वो CD के बीच में है। और फिर इसके बगल में ये बना लो। अच्छा यहां पर देखो पॉइंट मार्क नहीं किया है अपने ही, तो यहां पर फिर है 2R एक ऊपर में, और एक नीचे में क्या बना लो, कितना है? R, ठीक। अब ये तीनों, अच्छा ये इसके ऊपर भी क्या होगा? 2R। देखो ये जो 2R था ना, इसको यहां बना दिया, और ये जो R था इसको नीचे बना दिया, और ये जो था उसको नीचे इस बीच में बना दिया। अब यहां जब तुम जोड़ोगी तीनों पैरेलल में होगा, क्योंकि जब यहां से करंट आएगा I, तो इसमें कितना जाएगा? I1, इधर कितना जाएगा? I2। फिर ये I1 जब यहां पहुंचेगा तो इस तरफ किधर कितना जाएगा? I2। इस तरफ कितना जाएगा? I3। यहां पहुंचेगा I2, फिर यहां I3, फिर ये I2 यहां पर मिल जाएगा इसके साथ, और यहां कितना पहुंचेगा? I2 प्लस I3। देखो ध्यान से, ये I2 ऐसे आया, I1 दोनों मिलके I2 प्लस I3, ठीक। और फिर ऊपर से क्या आ रहा है? I2। तो ऊपर से अगर I2 आ रहा है तब तो ये फिर जुड़ के फिर ज्यादा हो जाएगा करंट, है? देखो ध्यान से, ये जो I2 आया ऐसे, वो तो जुड़ के यहां पर कितना हो जाएगा? I2 आ रहा है ना ऊपर से, तो I2 प्लस I3 हो जाएगा। ये तो कंजर्वेशन सेटिस्फाई है, IIT का क्वेश्चन है बाबू। सॉल्व तो कर दोगी बेवकूफ जैसा ऐसे जोड़ जाड़ के, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो लगाओ। ये तो I2 इधर आया और ये जुड़ के तो ज्यादा हो जा रहा है करंट, है? बेवकूफ आदमी, इधर तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इधर अगर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो करंट काहे भेजोगी, हैं? समझी? चलो बनाओ इसको, समझ में आया कॉन्सेप्ट? इधर थोड़ी जाएगा, तब तो वायर है, तब तो उधर करंट चल जाएगा। सोचो यहाँ पर ज्यादा कैसे आ रहा है, देखो इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ I1, फिर ये I1 ही बढ़ गया I2 प्लस I3 में, फिर यहाँ I2 ऐसे आया यहाँ तक, इसमें जुड़ा है, यहाँ तक I2 पहुंचा, फिर ये जो बटा था, बोलो हैं? कौन I2 को? अच्छा यहाँ पर ना, क्या बोलो? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे यहाँ पर हम मिस्टेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पर I4 होगा ना, सॉरी। देखो यहाँ पर I1 गया, और ये I1 को इधर बांट दिए किसमें? I2 में और I3 में। उसके बाद इधर कितना भेज दिए? I4, ठीक। और फिर ये I4 यहाँ पर आके मिला, और ये I4 I2, फिर ये I4 इधर से आया, और इधर कितना आ रहा है? इस तरफ कितना आ रहा है? I3। तो यहाँ कितना मिलेगा? I3 प्लस I4, और यहाँ कितना हो जाएगा? I3 प्लस I4 प्लस I3। तो यहाँ कितना मिल जाएगा? I, ठीक है। अब समझ में आया? I2 प्लस I3 प्लस I4 किधर नहीं जाएगा? जाएगा भाई, वायर है। रेजिस्टेंस रहने से थोड़ी नहीं जाता है, रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं उसको मतलब है कि यहाँ पर वोल्टेज सेम है कि नहीं। वोल्टेज तो अलग अलग है, ये हायर वोल्टेज, ये लोअर वोल्टेज, तो करंट तो फ्लो करेगा ही, चाहे वहाँ रेजिस्टेंस हो ना हो, करंट तो भेजना ही पड़ेगा। अगर वायर है तो करंट तो फ्लो करेगा ही, ठीक है। वोल्टेज सेम होने से करंट नहीं फ्लो करता है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।